डियर ट्रेनीज नमस्कार। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण कोर्स 205 इकाई 1 से हिंदी का ऐतिहासिक सफ़र विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी के ऐतिहासिक सफ़र का वर्णन कीजिए तथा अन्य भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी के ऐतिहासिक सफ़र के बारे में। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में हिंदी भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। कुछ प्रदेशों में हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और कई प्रदेशों में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। एक हिंदी शिक्षक जब हिंदी भाषा का शिक्षण देता है तो उसे हिंदी भाषा के सभी उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को उसने किन किन उद्देश्यों की जानकारी देनी है, इस विषय में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदी भाषा संसार की समृद्ध भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हिंदी शिक्षण में हिंदी शिक्षक को ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। तो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारोपीय भाषा परिवार से मानी गई है। भारोपीय यूरोप और एशिया से मानी गई है और भारोपीय भाषा परिवार को आगे 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आर्य भाषा परिवार या भारोपीय परिवार, उसके बाद है द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सामी भाषा परिवार, यूराल अल्ताई भाषा परिवार, काकेशी भाषा परिवार। ये 6 भागों में भारोपीय भाषा परिवार को बांटा गया है और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इस वर्गीकरण का आधार माना है कि जो वाक्य है, रचना है, पद है और शब्द व्यवहार है, उनमें स्थानीय निकटता किस प्रकार की है, उसकी निकटता को इसके वर्गीकरण का आधार माना है। इस प्रकार से इन 6 भाषा परिवारों में से जो हिंदी भाषा का संबंध है वो आर्य भाषा परिवार से या भारोपीय भाषा परिवार से माना गया है। भारोपीय भाषा परिवार का संबंध आर्य तथा हिंदी ईरानी शाखा की भाषाओं से है। एक अन्य शब्दों में हम कहें तो इस परिवार का संबंध भारत, यूरोप, अफगानिस्तान, ईरान से है। ऐसा माना जाता है कि जब आर्य लोग एक ही स्थान पर रहते थे तब इस भाषा का प्रयोग करते थे और आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। लेकिन समय के साथ साथ जो है आर्य लोग दूर दूर फैलते गए और उनके स्थानीय अंतर के कारण उनकी भाषा में भी विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। और आगे चलकर भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आर्य जाति की जो भाषा है उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहले कैंटुम वर्ग की भाषा और सतम वर्ग की भाषा। कैंटुम वर्ग की भाषा के अंतर्गत यूरोप की भाषाएं आती है। वर्तमान जर्मन, फ्रेंच, यूनानी, अंग्रेजी, इटालियन आदि जो भाषा है वो कैंटुम वर्ग के अंतर्गत आती है। और सतम वर्ग के अनुसार भारत और यूनान की भाषाओं का जो संबंध है वो सतम वर्ग के अंतर्गत आता है। आर्यों की जो जातियां भारत और ईरान में बस गई है उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई गई उन्हें ही सतम भाषा के अंतर्गत माना गया। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो भारोपीय भाषा परिवार से हुआ है। भारत में निवास करने वाले आर्य जाति के जो लोग थे इस भाषा का प्रयोग करते थे और वर्तमान जो हिंदी है उसका जो उत्पत्ति हुई है वो आर्य भाषा परिवार से ही मानी गई है। हिंदी भाषा का जो विकास का इतिहास है वो आज का नहीं है, लगभग 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हो चुकी थी और भाषा आज भी निरंतर विकास की ओर बढ़ती जा रही है। अब हिंदी भाषा का उद्भव और काल विभाजन।
तो वैदिक युग से लेकर आज तक जो उसका काल विभाजन है 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन काल है, फिर मध्य काल है, उसके बाद आधुनिक काल है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में जिस भाषा का प्रयोग होता था वो वैदिक भाषा थी। ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है। चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए। बाद में जो है वैदिक संस्कृत जो संभ्रांत वर्ग है उसकी भाषा बनकर रह गई, पढ़े लिखे लोगों की, उच्च वर्ग के लोगों की भाषा बनकर रह गई। और धीरे धीरे एक अन्य भाषा अस्तित्व में आई, वो थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जो रामायण महाभारत है वो लौकिक संस्कृत के ग्रंथ है। और महाकवि कालिदास है, बाण भट्ट है, जयदेव आदि कवि ने भी लौकिक संस्कृत में ही अपने ग्रंथ लिखे, उच्च कोटि की साहित्य की रचना की। उसके बाद है मध्यकाल। लौकिक संस्कृत तो धीरे धीरे व्याकरण के नियमों में बनती गई और उसके समानांतर ही प्राकृत भाषाओं में का प्रचार हुआ। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का युग भी इसे कहा गया। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार पाली भाषा में ही किया, क्योंकि जो जनसाधारण है वो व्याकरण के नियमों में नहीं बंधता, उसकी व्याकरण के नियमों की परवाह नहीं करता। तो इस प्रकार से जो भाषा है वो प्राकृत भाषाओं से ही अपभ्रंश भाषा का विकास होना शुरू हो गया। और ये भाषाएं इसमें बंध गई। प्राकृत की जो भाषाएं है वो व्याकरण के नियमों में बंधकर रह गई और इस तरह बाद में अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद है आधुनिक काल। इस काल का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अपभ्रंश भाषाओं के प्रयोग से लेकर आज तक के काल को ही हिंदी भाषा का काल कहा जाता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग आधुनिक काल में सबसे पहले जो किया है वो अमीर खुसरो थे, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। अपभ्रंश भाषाओं में शोर श्रेणी जो अपभ्रंश थी उसकी प्रमुख बोलियां हैं ब्रज, भोजपुरी और खड़ी बोली। इस तरह से शोर श्रेणी अपभ्रंश से ही आज वर्तमान में जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसका विकास हुआ। उसके बाद है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी अलग अलग मत दिए गए हैं, परंतु जो ये बात कहेगी कि ये नाम जो है ईरानियों का दिया हुआ है, क्योंकि वो जो स ध्वनि है उसका उच्चारण ह के रूप में करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये नाम निकला है। सिंधु नदी से जैसे जैसे वो परिचित होते हुए तो स को वो ह बोलते, तो उन्हें सिंधु को हिंदू बोला। इस तरह से हिंदू शब्द से हिंदी शब्द बना और हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द निकला और इससे ही आगे हिंदी शब्द की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। हिंदी शब्द का प्रयोग उस समय के लिए होता था जिसका प्रयोग भारतीय मुसलमान करते थे, जिसमें अरबी और फारसी शब्दों की अधिक प्रयोग होता था। धीरे धीरे हिंदी शब्द का प्रयोग मध्य देश की या भारतीय भाषाओं के लिए किया जाने लगा, जिसमें संस्कृत नष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इस तरह जो खड़ी बोली है, इस भारतीय भाषा को हिंदी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली नामों से जाना जाने लगा। उसके बाद है हिंदी के विकास का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ कब से माना गया है? 1000 ईस्वी से माना गया है। तब से लेकर हिंदी लगातार विकास की तरफ बढ़ रही है और इसके विकास की यात्रा को 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से आज तक का जो काल है वो मध्यकाल है। सबसे पहले हम आदिकाल के बारे में बात करेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का विकास जो है आदिकाल में शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का निर्माण होने लगा
बोलचाल की अपभ्रंश हिंदी का रूप धारण करने लगी। यही कारण है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है, परंतु अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में काफ़ी अंतर है। आदिकाल में जिन भाषाओं का प्रयोग है वो डिंगल पिंगल, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, खड़ी बोली आदि भाषाओं का आदिकाल में अधिक प्रयोग हुआ। राजस्थान में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। चंद बरदाई ने अपना जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, डिंगल पिंगल भाषा में उसकी रचना हुई। पदावली जो विद्यापति की रचना थी वो मैथिली भाषा में लिखी गई, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका वो भी विद्यापति की ही रचना है, वो अपभ्रंश भाषाओं में उसकी रचना की गई। इसके अलावा जो संत कवि थे, कबीर, गुरु नानक देव, गुरु नानक, रैदास इत्यादि, इनकी जो काव्य भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा के काफ़ी समीप थी। इन्होंने जनसाधारण की भाषा में रचनाएं की, काव्य रचना की। धीरे धीरे इन भाषाओं पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी पड़ने लगा, और अमीर खुसरो ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह आधुनिक हिंदी भाषा के काफ़ी निकट है। उसके बाद आता है मध्यकाल, जिसका समय अवधि है 1500 से 1800 ईस्वी तक। इस काल के अंतर्गत भक्ति काल और रीतिकाल दोनों को ही लिया गया है। इस काल में हिंदी भाषा इस काल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में अपभ्रंश के स्थान पर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली भाषाओं का में साहित्य निर्माण होने लगा। संत कवियों में कबीर, नानक, रैदास आदि ने खड़ी बोली में साहित्य रचना की। कुतुबन मंजन, उस्मान जायसी आदि ने अवधी भाषा में साहित्य रचना की। जायसी द्वारा जो पद्मावत है वो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया, और तुलसीदास की जो साहित्यिक कृति रामचरितमानस है वो साहित्यिक अवधी भाषा में उसका लिखा गया। तो मुख्य रूप से इस काल में, मध्यकाल में, ब्रज भाषा और अवधी भाषा का अधिक विकास हुआ। आगे चलकर रीतिकाल में ब्रज भाषा ही साहित्य की भाषा बनी। भले ही मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी भाषाओं का व्यापक प्रचार हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि अमीर खुसरो और कबीर के बाद खड़ी बोली का प्रचार समाप्त हो गया। मतलब खड़ी बोली जन सामान्य की जो भाषा थी उसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख साहित्य में उल्लेख होता रहा है। खड़ी बोली का विकास उत्तर भारत में न होकर, ये बात बहुत विशेषकर उल्लेखनीय है, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, तो खड़ी बोली हिंदी जो हम आज साहित्यिक भाषा के रूप में जो भाषा प्रचलित है उसका विकास उत्तर भारत से ना होकर दक्षिण भारत से हुआ है। दक्षिणी हिंदी से ये रूप निकला हुआ है। उसके बाद है आधुनिक काल। 1800 से लेकर आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ भी ब्रज भाषा से ही हुआ है। भारतेंदु युग के कवियों ने प्राय ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। मुसलमानों की में खड़ी बोली का विकास होने लगा, उसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी। हिंदू कवियों ने भी खड़ी बोली का प्रयोग किया, परंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया। इस तरह खड़ी बोली के दो रूप हमारे सामने आते हैं, खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली उर्दू। लल्लूलाल द्वारा जो खड़ी बोली प्रयोग में लाई गई वो संस्कृत भाषा का और ब्रज भाषा का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। इसके विपरीत सदर मिश्र की भाषा में उर्दू का अधिक मिश्रण था। इंशा अल्लाह खां की भाषा पर फारसी का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दो शैलियों में विकसित हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान हिंदी का उद्भव हुआ है वो भारोपीय भाषा परिवार या भारतीय आर्य भाषाओं से हुआ है, जिसका प्राचीन रूप हम वैदिक संस्कृत में देखते हैं। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली का विकास हुआ। आज ये हिंदी के नाम से भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय भाषा बन गई। तो इस तरह से हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक सफ़र है वो देखने को मिलता है।
वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और आज की जो वर्तमान भाषा है वो खड़ी बोली के रूप में हिंदी भाषा में उसका साहित्य हो रहा है। उसके बाद है अन्य भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव। तो हिंदी पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे उर्दू भाषा के प्रभाव की करेंगे, हिंदी पर उर्दू का प्रभाव। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी तक उर्दू भाषा का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। उर्दू की जहाँ पर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उसे रेख्ता नाम से भी जाना जाता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू को हिंदुस्तानी भी कहा गया। उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है, यह खड़ी बोली की ही एक शैली है जो अरबी फारसी लिपि में लिखी गई है। खड़ी बोली की शैली है और कौन सी लिपि में लिखी गई है? अरबी फारसी लिपि में लिखी गई है। प्रारंभ में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक बोली को बोलते थे। हिंदी भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों की अधिक संख्या होती है वो रेख्ता भाषा होती है। हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अनेक अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन है। जैसे अब दूसरी बात है हिंदी पर अरबी का प्रभाव। तो बहुत सारे अरबी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अजीब है, अदालत, असर, आखिर, आदमी, इनाम, मुहावरा, नकल, हलवाई, हौसला इत्यादि जो शब्द है अरबी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी भाषा पर अरबी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है हिंदी पर फारसी का प्रभाव। तो फारसी भाषा के भी अनेक शब्द हिंदी में आकर घुल मिल गए हैं, जैसे जलेबी है, जिंदगी है, तमाशा है, तनख्वाह है, ताज़ा है, तेज़ है, दफ्तर है, दरबार है, आतिशबाजी है, आराम है, आमदनी है, आवाज़ है। ये अनेक शब्द है जो हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। उसके बाद है हिंदी पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। भारत पर अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक राज किया, शासन किया, तो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार होना भी स्वाभाविक सी बात थी। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचार के लिए अनेक कदम उठाए गए। अंग्रेजी भाषा का हिंदी भाषा पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपील है, कोर्ट है, जज है, पुलिस है, टैक्स है, पेन, पेंसिल, पिन, पेपर, कॉलेज, डॉक्टर, अनेक शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा पर में देखने को मिलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का भी हिंदी भाषा पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद है हिंदी पर प्रांतीय या प्रादेशिक प्रभाव। हिंदी भाषा पर प्रादेशिक शब्दों का या प्रांतीय शब्दों का भी प्रभाव है। भारत में अनेक प्रांत हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। प्रत्येक प्रांत की हिंदी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अलग अलग प्रांतीय शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में देखने को मिलता है, जैसे खिड़की, जूता, डिबिया, पगड़ी, लोटा इत्यादि ठेठ प्रांतीय शब्दों का प्रयोग भी हिंदी पर देखने को मिलता है। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हमने हिंदी भाषा का ऐतिहासिक सफ़र और अन्य भाषाओं का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव है इसके बारे में पढ़ा, जाना। धन्यवाद।